एक ऐसा तनाशाह जिसने तनाशाही में अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने लोगों को जानवरों के जैसा रखा। उसने कहा तो था कि हम सबको सम्मान अधिकार देंगे, लेकिन एक गलती से उसने सब कुछ खत्म कर लिया और शायद अब उसका देश भी न रहे। वह देश है सीरिया और वहाँ का तानाशाह है हाफिज अल असद का बेटा बशर अल असद। इसके फादर खुद सीरियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्मर सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के बारे में, जिसको हम मॉडर्न डे का हिटलर भी कह सकते हैं। और एक 14 साल के लड़के के कारण कैसे असद साम्राज्य का अंत हो गया, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि असद के जाने से भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और असद फैमिली ने कैसे सीरिया को बर्बाद किया, इस पूरी स्टोरी को जानेंगे। आपको यह सभी जानकारी इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। एक टाइम पर असद को लोग उसके पिता के जैसे उसको क्रूर नहीं मानते थे। हाफिज अल असद जो कि बशर अल असद के पिता थे, उन्होंने सीरिया गवर्नमेंट की तख्ता पलट की थी। वहां पर 30 सालों तक उन्होंने राज किया और उनके खिलाफ जो भी होता था या तो उसकी जेल हो जाती थी या फिर उसकी मौत। हाफिज अल असद एक शिया मुस्लिम थे और सीरिया में शिया मुस्लिम की आबादी लगभग 16% थी और 74% सुन्नी मुस्लिम थे। तो हाफिज अल असद की तो एक बात क्लियर थी कि यहाँ पर उनके खिलाफ कभी न कभी विरोध होगा। तो जब भी उनके खिलाफ विरोध होता था तो वह उस विरोध को दबाने के लिए सारी हदें पार कर देते थे। और ऐसे ही उन्होंने सीरिया में 30 सालों तक राज किया। जब उनकी 2000 में मौत हुई तो उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने उनके बेटे बशर अल असद। और वहाँ के लोग यह मानते थे कि बशर अल असद अपने पिता के जैसे तानाशाह नहीं रहेंगे और यह सीरिया को अच्छे से चलाएंगे। और शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन इसी के बीच वहाँ पर बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने लगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब 2006 से 2010 तक बारिश बहुत कम हुई सीरिया में, जिस कारण से वहाँ पर सूखा पड़ गया। और कहीं ना कहीं असद के रवैये से भी लोग परेशान तो थे ही। और उसी समय अरब देशों में अरब स्प्रिंग चल रही थी, जिसमें वहाँ के लोग अपने तानाशाहों के खिलाफ उनका विरोध कर रहे थे। और ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान में लोग भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका कारण यह हुआ कि ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ा। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को भी मार दिया गया और इजिप्ट के तानाशाह हुस्नी मुबारक को भी अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। और इन सब का खबर तो सीरिया में न्यूज के माध्यम से लोगों को मिल ही रही थी। और इसी सब के बाद बशर अल असद कहीं ना कहीं डर गए और उन्होंने अपने आर्मी को आदेश दिया कि कहीं भी विरोध प्रदर्शन हो तो उसको होने ना दो। तो जैसे हम लोग यहाँ डेमोक्रेसी है, हम लोग सोशल मीडिया पे कोई भी सवाल गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, लेकिन सीरिया के दारा में एक 14 साल का लड़का था मुआविया, और वह अपने स्कूल के दीवार पे लिख देता है कि अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। बशर अल असद ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, तो जिसने भी दीवार पर लिखी हुई यह बात देखी वो सब समझ गए कि यह किसके बारे में लिखी गई है। और मुआविया के पिता को जैसे ही यह बात पता चलती है उन्होंने उसको छिपा दिया। और यह खबर जब असद के पास पहुंचती है तो वहाँ के फोर्स उस स्कूल में आते हैं और उनको जिन पे शक था उन सबको डिटेन कर लेते हैं, जिसमें 15 बच्चे थे और उसमें मुआविया भी था। और जब उन बच्चों को सेना ले गई तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनमें बच्चों को तो छोड़ा नहीं जाता है और उन लोगों से यह कहा जाता है कि अपने बच्चों को तो भूल ही जाओ और दूसरे बच्चे पैदा कर लो, जिसपे और भी लोग भड़क जाते हैं और भारी संख्या में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें असद की आर्मी फायरिंग कर देती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। और जब उन दोनों लोगों की जनाजे निकलते हैं तो उसमें काफी संख्या में भीड़ पहुंचती है, जिसपे पथराव और गोलीबारी फिर से होती है। जो प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण था वहां पर लोगों की तरफ से पथराव किया जाता है और आर्मी की तरफ से गोली चलाई जाती है। और यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि जो कि एक शहर का प्रोटेस्ट था वह कई शहरों तक फैल जाती है, जिस पर असद को लगता है कि यह मामला हाथ से निकलता जा रहा है। तो उसके बाद उन सब बच्चों को छोड़ दिया जाता है और जब वह बच्चे बाहर आते हैं तो लोग देखते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। उन बच्चों को करंट लगाया गया था और उनकी नाखूनें नोच ली गई थी। उसके बाद प्रोटेस्ट और भी हिंसक हो गया। उसके बाद लोगों का कहना था कि हम तो मर ही रहे हैं, लेकिन अब असद के गवर्नमेंट को हटा करके रहेंगे। इन्हीं सब को देखते हुए असद की आर्मी में बगावत हो जाती है और कुछ लोग सीरियन जनता की तरफ से हो जाते हैं और असद के आर्मी से ही लड़ने लगते हैं। और यह संघर्ष बढ़ता ही चला जा रहा था। और उसके बाद वहां पर 29 जुलाई 2011 को फ्री सीरियन आर्मी बनती है, जिनका टारगेट था बशर अल असद को सत्ता से हटाना। और बगल में जो भी सुन्नी देश थे वो फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने लगे। और उसी समय इराक से सीरिया में एंट्री होती है बगदादी की। और बगदादी का ग्रुप जो कि ISI था, अब उसका नाम बदल के ISIS कर दिया जाता है, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और वहां पर कुर्द कम्युनिटी की पॉपुलेशन थी जो कि अपना अलग देश का डिमांड करते हैं। तो कुर्द भी उधर से असद के आर्मी पे अटैक करते हैं। तो यह मारकाट चलता ही रहता है। उसके बाद असद शिया थे, तो उधर से ईरान अपनी आर्मी सीरिया भेज देता है बशर अल असद के मदद के लिए। और उसके बाद रूस आ जाता है असद के गवर्नमेंट को बचाने के लिए। उसका भी अपना इंटरेस्ट सीरिया में दिखता है। और जहां पर रूस जाएगा वहां पर अमेरिका तो आएगा ही। और अमेरिका सीरिया में यह कह के आता है कि हमको ISIS को रोकना है। और उसके बाद असद अपने ही देश के लोगों पर केमिकल अटैक करता है, जिससे कि इस इवेंट की पूरी दुनिया में निंदा की जाती है। और इसी सब पॉइंट को बता करके अमेरिका सीरिया में एंट्री लेता है और सीरिया जो कि एक देश था वो बैटल ग्राउंड बन जाता है। और इन सबकी लड़ाई में सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट होता है तो वहाँ की जनता। सीरियन सिविल वॉर में यूनाइटेड नेशन के डाटा के अनुसार 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वैसे सीरिया में असद गवर्नमेंट के गिरने के बाद वहाँ के लोगों में काफी खुशी है, लेकिन सच तो यह है कि यह खुशी उन लोगों की ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, बल्कि सीरिया अभी बैटल ग्राउंड ही रहेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सीरिया में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर कई गुट बन गए थे। ISIS जिसका यह एजेंडा था कि बशर अल असद को सत्ता से हटाना। उसके बाद वहाँ पर एक पार्टी थी कुर्द फोर्स जिसका अपना देश अलग चाहिए था, और तीसरी पार्टी थी ईरान और उसके प्रोक्सी हिजबुल्लाह। यह असद के गवर्नमेंट को बचाना चाहते थे। रूस तो उनके तरफ से था ही, और अमेरिका अपने पूरे जखीरे के साथ कुर्द फोर्स की मदद करने लगा। और कुछ कुर्द तुर्की में भी है, सीरिया
सीरिया बॉर्डर के पास। तो सीरिया को अपना देश टूटने का डर लगने लगा तो उसने कुर्द फोर्स पर अपना अटैक करना शुरू कर दिया। और 2017 में एक और नई ग्रुप वहां पर बन गई HTS यानी हयात तहरीर अल शाम। लेकिन बशर अल असद का सबसे वफादार दोस्त रूस बना रहा। रूस के हवाई हमलों के बदौलत कई एरिया पर सीरिया ने अपना कंट्रोल वापस लिया और अब असद रिजिम का एक ही टारगेट था कि अपने सत्ता को बचाए रखना। और 2024 तक तो वह कामयाब भी रहे, छिटपुट लड़ाई चलती ही रहती थी। और असद ने 2013, 2015, 2017 और 18 में अपने ही लोगों पर केमिकल किया। और यह अटैक कितना दर्दनाक था एक कहानी से समझते हैं। 2013 में जब असद ने केमिकल अटैक किया था तो वहां पर एक नर्स थी उमा याहा। वो अपने हॉस्पिटल से घर वापस आई तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वह कैसे भी करके सोने की कोशिश करने लगी। तब तक उसके दरवाजे पर नॉक होता है और देखती है कि उसके दरवाजे पर उसका ड्राइवर है और वह कहता है कि हॉस्पिटल में कई लोग ऐसे आए हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वह नर्स हॉस्पिटल गई और वह बताती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या हुआ है। उससे जितना हो पाया उतना लोगों का इलाज किया, फिर भी सैकड़ों लोग मारे गए। उसने कहा था कि हमने 300 तक लाशें गिनी और उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। और सीरियन नेटवर्क ह्यूमन राइट्स के डाटा के अनुसार उस हमले में 1127 लोगों की जानें गई। और वह ऐसा अटैक था कि ना कोई मिसाइल हमला और ना ही कोई गोलियों की आवाज, फिर भी सैकड़ों लोग चले गए। कुछ डाटा है वहां के सिविल वॉर के बारे में जो बताती है कि वॉर के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट होता है तो वह है वहां की जनता। 2011 से लेकर के 2022 तक के पीरियड में वहां पर 50% एजुकेशनल संस्थानें बंद हो गई और 80% लोगों में खाने की कमी हुई, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हुई। और WHO के अनुसार वहां के 70% हॉस्पिटल बंद हो गए। और यूनिसेफ के डाटा के अनुसार लगभग 1.5 लाख बच्चों की मौत हुई। इस वॉर के कारण 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए, जबकि वहां की पॉपुलेशन ही 2 करोड़ 30 लाख के लगभग है। वहां पर असद गवर्नमेंट की काफी स्थिति ईरान और रूस के बदौलत सुधरी। लेकिन 2022 में जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ जिसमें रूस काफी इंगेज हो गया। शुरू में तो रूस आगे ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन हथियारों के बदौलत यूक्रेन ने फाइट बैक किया और रूस को काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिर रूस ने कुछ हथियारों को सीरिया से वापस मंगवाया जिसमें S-300 जैसे डिफेंस सिस्टम भी थे। और यही मौका देख करके HTS ने हमला शुरू किया और सीरिया में आगे बढ़ने लगा। शुरू में रूस ने तो एयर स्ट्राइक किया था जिसमें 300 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद वह HTS को रोकने के लिए कुछ खास अटैक नहीं किया। और HTS ने केवल 14 दिनों में सीरिया के कैपिटल पे कब्जा कर लिया। और अलेप्पो में काफी गोलीबारी हुई थी, लेकिन वहां से असद की सेना को पीछे हटना पड़ा था। और उसके बाद HTS को बिना कोई खास कोशिश किए हुए सभी शहरों पे कब्जा होते चला गया। जबकि सीरियन गवर्नमेंट के पास नेवी थी, 1500 से ज्यादा टैंक थे, फाइटर जेट थे, फिर भी असद की आर्मी ने फाइट बैक नहीं किया। जिस पर एक्सपर्ट बताते हैं कि सीरिया की आर्मी में काफी करप्शन था। और यह भी बताते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट के पास फाइटर जेट और टैंक को चलाने के लिए फ्यूल तक नहीं बचा था। और 7 दिसंबर 2024 को बशर अल असद सीरिया छोड़ करके रूस भाग जाते हैं और 1970 से 2024 तक चलने वाले असद शासन का अंत हो जाता है। और उसके बाद सीरिया में लोग सड़कों पर आके खुशी मनाते हैं और यह कहते हैं कि फाइनली वी कैन ब्रीथ। और सीरिया में सभी जगहों पर HTS का कब्जा हो जाता है, लेकिन पूरी सीरिया में HTS का कब्जा नहीं है। HTS ने जितना असद के कंट्रोल में एरिया था उस पे कब्जा किया। और सीरिया में किसका कितने एरिया पे कब्जा है आप इस मैप में देख सकते हो। असद के भागने के बाद सीरिया में इजराइल ने 400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए और लगभग 90% सीरियन नेवी फ्लीट को खत्म कर दिया। इजरायली फाइटर जेट सीरियन एयरबेस पर भी हमला किए जिसमें अधिकांश फाइटर जेट तबाह हो गए। इजरायली गवर्नमेंट का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट का कोई भी हथियार इन मिलिटेंट्स के पास बचे। और इजराइल ने केमिकल वेपन्स वाली जगहों पर भी अटैक किया और गोलान हाइट्स पे जितना बफर जोन क्रिएट किया गया था उन सब पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। 6 डे वॉर के टाइम पे इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पे कब्जा किया था और उसके बाद सीरियन और इजरायली गवर्नमेंट बात करके उस एरिया को बफर जोन बना दिए। लेकिन जैसे ही असद सीरिया छोड़ के भागे, इजराइल ने जो बचा हुआ गोलान हाइट्स का एरिया था उन सब पे कब्जा कर लिया। आप यह मैप में देख सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि इजराइल अपनी बड़ी आर्मी और टैंकों के साथ सीरिया की राजधानी दमिश्कस से मात्र 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। लेकिन इस पे इजराइल गवर्नमेंट का कहना है कि यह टेम्पोररी है, सीरिया में स्थिति सुधरते ही हम पीछे चले जाएंगे। लेकिन क्या सच में इजराइल पीछे जाएगा, यह इजराइल और यूएसए ही जाने। लेकिन नेतन्याहू का फिर यह भी कहना है कि सीरिया में जो भी गवर्नमेंट आए उसको ईरान से अपनी नजदीकी नहीं बढ़ानी होगी, नहीं तो इसका भारी अंजाम भुगतना होगा। और देखो, भले ही बशर अल असद जैसा हो, लेकिन उसके होने से इंडिया को फायदा था। कारण यह है कि इंडिया और सीरिया की डील थी कि इंडिया जो इजराइल के द्वारा गोलान हाइट्स पे कब्जा किया गया है, इंडिया उसको सीरिया का पार्ट मानेगा और बदले में सीरिया जो POK है उसको इंडिया का पार्ट मानेगा। और यह देखने को मिलता भी था। यूएन में इंडिया और सीरिया एक दूसरे को इस बात पे सपोर्ट करते थे। लेकिन असद के जाने के बाद वहां पर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका इंडिया पे क्या रवैया होगा इसको देखना होगा। और भले ही सीरिया के लोग अभी यह खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही चांस है कि सीरिया के लोगों की यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकेगी। लेकिन वहां की ऐसी स्थिति है कि वहां पर कई ऐसे ग्रुप है जो अपने वर्चस्व और पोजीशन के लिए फाइट करेंगे और कुर्द सेना तो है ही। तो देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। वैसे हम सबको उम्मीद करना चाहिए कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। इसको लेकर के यूएन और बड़े देशों को दबाव बनाना होगा। लेकिन उन मिलिटेंट्स के रवैये को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वहां पर डेमोक्रेसी आएगी। और आप बताओ कि आप क्या सोचते हो इस कॉन्फ्लिक्ट पे। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।